Hey guys, hello, and welcome back again. And we'll continue the course right where we left off. And today, in this session, we'll be doing the Indian geography. And I hope you all are safe at your places. First of all, I just really need to tell you, especially people like Hitesh who just like to go out and run. This is the opportune time where you should just sit back at your home, prepare because 6 months are left, and I'll be making a video for preparation, serious preparation in the upcoming 6 months. Anyways, let's kick the start with a meme, and this is the meme. Mediterranean winds carrying moisture are moving, and the Middle Eastern desert lands want something for themselves. But the Lebanese mountain ranges, they stop them, saying, Net, you're not allowed to get the moisture from the Mediterranean winds. Anyways, guys, this is a meme, and if you're not aware about the Lebanese mountain ranges, just where the Mediterranean ends, here is Israel, here is Syria, here is Lebanon. So here the Mediterranean, right after the Mediterranean Sea, we have the Lebanese mountain range here, which stops the wind, and thus the moisture is not carried over to the desert lands of Middle East, and thus it remains a desert. तो उनका सूखा नहीं मिट पाया जो मेडिटेरेनियन मॉइस्चर कैरिंग विंड्स हैं, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो विंटर रेनफॉल है वो इन मेडिटेरेनियन जो विंड्स हैं इन्हीं की वजह से ही आता है. एनीवेज, ऑल राइट गाइज, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स. एंड हमने अभी जस्ट अपना जो हिमालयन वाला रीजन है उसको कंप्लीट कर लिया है. वी हैव डन इट इन लाइक बेसिक डिटेल्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. हमने वो सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं. कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगी जो कि एक बार मैं पूरा इंडिया का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर पूरा समझ जाएंगे, उसके बाद मैं आप सबको कराऊंगा. एंड सो जस्ट रिलैक्स, go by my pace, and we'll be covering everything. So, Northern Plains 240 किलोमीटर स्ट्रेच है उनका from पाकिस्तान here to the Assam Plains here. And उसके जो width है वो vary करती है. Here it is like quite wide. Here the width gets narrow in some places. So it varies from 320 किलोमीटर to 240 किलोमीटर. क्या आपको ये याद रखना है? नहीं याद रखना है. अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऑलमोस्ट रन्स लाइक पैरेलल टू द हिमालयन रेंजेस नीचे, और जो उसकी विड्थ है वो वेरी कर रही है. सिर्फ इसी के लिए हमको याद रखना है. एनीवेज, हियर आर नॉर्दर्न प्लेन्स. सो दिस इज ऑल्सो नॉर्दर्न प्लेन्स. एंड सो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि नॉर्दर्न प्लेन्स बने कैसे. सो in the formation of northern plains, you must know that when the Indian plate was coming towards the Eurasian plate, so there was this geosyncline. तो जो मतलब अगर इसको आसान टर्म्स में आप समझें तो जो यूरेशियन प्लेट थे यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ समुद्र लग रहा था, तो द रिवर्स ऑफ द यूरेशियन जो वहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही थी, द रिवर्स ऑलरेडी फ्लोइंग देयर वर कैरिंग देयर डिपॉजिट्स एंड वर पुटिंग देम इन द सी शोर ऑफ द यूरेशियन प्लेट एरिया. तो जब इंडिया वाली प्लेट आई तो ये सारे डिपॉजिट्स ऊपर उठे. लास्ट हिमालय वाली क्लास में बताया था मैंने. दैट्स व्हाई वी स्टिल फाइंड द मरीन फॉसिल्स एंड ऑल इन द हिमालयाज. तो खैर, उसके बाद जब ये सारा रीजन ऊपर उठ गया तो जो अपने नॉर्दर्न प्लेन्स थे यहाँ पे हिमालयाज ऊपर उठ गए हैं. एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो नॉर्दर्न प्लेन्स अभी भी एक डिप्रेशन, मतलब एक गहराई के एरिया में है. So what happens is, like, after years and years of the three mighty rivers are Indus, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं are गंगा and are ब्रह्मपुत्र. इन तीन रिवर्स ने यहाँ पे जो ये डिप्रेशन था इसको भरा है. एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इज कि यहाँ पे इतना ज़्यादा सालों का, मिलियंस ऑफ ईयर्स के डिपोजिशन की वजह से फ्लैट प्लेन्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं. एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि ये जो रिवर्स है, जैसा कि आप सब जानते होंगे एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, दीज रिवर्स कीप शिफ्टिंग देयर कोर्स. तो ऐसा नहीं रहा कि एक एरिया के अंदर तो यहाँ पे इन्होंने
जो है डिपॉजिट्स इकट्ठे कर दिए, क्योंकि पानी का नेचर है, जो दूसरा एरिया लो लाइंग रह जाएगा तो रिवर वहाँ पे अपना कोर्स चेंज कर लेगी. सो अल्टीमेटली द होल एरिया, द एंटायर रीजन is flat now, and it's like one of the most productive regions of the world, primarily because there is abundant water, and secondarily because India, because of its large population, can sustain intensive agriculture, जिसके अंदर जो पर एकड़ yield है वो ज़्यादा होती है. खैर, all right guys, so this is the most agriculturally productive region of India, and you must be knowing कि जो ये वाला एरिया पंजाब जिसको बोलते हैं, पंजाब रीजन इज़ फेमस फॉर इट्स दोआब्स. सो पंजाब अपने आप में 5 पंज एंड आब वाटर, 5 पानी, सो 5 पानी के लिए फेमस है. सो बाय ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो ये पंजाब वाला रीजन है, ये झेलम हो गया, आपकी झेलम है, जो वुलर लेक और झेलम का आपको एसोसिएशन याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड बाकी जो भी हैं, आपको मैंने हिमालयन वाले जो टॉपिक को कराते हुए भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पास से कौन सी रिवर जा रही है, हिमालय इसके अपने इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी पास कर रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिएगा. सो अपनी जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, इनके बीच के एरियाज़ को दोआब्स बोलते हैं, अलग अलग दोआब्स बनाती हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव area in terms of agricultural productivity of India and of Pakistan as well. Yeah. So moving from there, we go to the Gangetic Plains. तो Gangetic Plains, गंगा प्लेन बोल सकते हैं. Gangetic Plains ये अंग्रेजों वाली भाषा बोल रहा हूँ. खैर, अपने गंगा प्लेन्स में हम चलते हैं. तो अपना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, थोड़ा बहुत ऊपर का पार्ट झारखंड का, बहुत थोड़ा पार्ट झारखंड का, और आपका वेस्ट बंगाल, ये सब रीजन्स गंजेटिक प्लेन के एरियाज में आते हैं. एंड दिस रीजन ऑल्सो इज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव. इस रीजन के अंदर आप समझेंगे कि हरियाणा वाले पार्ट को समझना जरूरी है. अभी हरियाणा वाला पार्ट हम जबकि जानते हैं कि प्लेन्स के रीजन में, एंड इट्स वेरी प्रोडक्टिव. हरियाणा लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट. हरियाणा को मतलब रेदर सिनोनिमस है कि खेती के साथ जोड़ के देखा जाता है. बट I need to tell you this, the soil of Haryana is inherently not very agriculturally conducive. जो हरियाणा की मिट्टी है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है. कुछ रीजन्स जरूर हरियाणा के जो यमुना के एरिया के आसपास पड़ते हैं, बट जो मेजोरिटी एरिया है हरियाणा का, दिस इज नॉट एग्रीकल्चरली कंड्यूसिव. बट फिर भी क्यों इतनी ज़्यादा खेती होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरियस पेस्टिसाइड्स एंड वेरियस chemicals that are being used, जिससे एक तो पेस्ट को तो रोका जाता है, दूसरा अपन जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूरिया आदि का यूज़ करते हैं और अलग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. तो उन सब के कारण यहाँ की यील्ड बढ़ चुकी है इस टाइम. अदरवाइज इनहेरेंटली द सॉइल इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव. रिमेंबर दिस. ऑलराइट गाइस, सो व्हाट अबाउट द असम प्लेन्स? सो इसको हमने बोला पंजाब प्लेन्स, इसको हमने बोला गंजेटिक प्लेन्स, इसको हम ब्रह्मपुत्र या फिर असम प्लेन्स भी बोल सकते हैं. दिस इज मेड बाय द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र. और इन प्लेन्स की खास बात, असम प्लेन की खास बात क्या है कि ब्रह्मपुत्र यहाँ पे अपना कोर्स जब करके आती है तो एकदम से ये इंडियन प्लेन्स के अंदर एंटर करती है. एंड जब ये इंडियन प्लेन्स में एंटर करती है इतना सारा टाइम चलने के बाद, तो इवन दो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, परंतु अचानक से एकदम लो लेइंग एरियाज में आने की वजह से ये फैल जाती है. जब एंड व्हेन इट स्प्रेड्स, तो इसका जो चैनल है वो इतना ज़्यादा फैलने के कारण रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है ब्रह्मपुत्र. सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, फाइंड आउट अबाउट इट योरसेल्फ, इट लाइज इन द रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र. और आप सरप्राइज होंगे ये चीज़ जान के कि जो ब्रह्मपुत्र का जो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट, और रेदर यहाँ तक भी बांग्लादेश के अंदर के आने वाला एरिया भी, ये पहले पूरा एरिया, अभी जब प्लेट्यू हम कराएंगे तो विल बी डूइंग दिस, तो दिस इज नोन एज द राजमहल गैप. तो ये अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं जो शिलोंग प्लेट्यू हमारा और जो हमारा डेक्कन है, ये इसको पूरा को कहीं ना कहीं जोड़ता था और बीच में ये गैप था. ये दोनों एक ही प्लेट्यू, ये अपने इंडियन प्लेट्यू का ही पार्ट है जो
शिलोंग जो मेघालय वाले मेघालयन हिल्स का पार्ट है, तो इस गैप को भरने वाला, इनके बीच में गैप को भरने वाला जो है, उसका सारा काम मेजोरिटेरली ब्रह्मपुत्रा का ही है। तो ब्रह्मपुत्रा कहीं ना कहीं एक असल डिवाइड भी क्रिएट करता है और एक असल यूनिफायर भी है इंडियन ज्योग्राफी का। कैसे यूनिफायर है? क्योंकि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर मिलती हैं, अदरवाइज आप जानेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस देयर आर वास्टली डिफरेंट, बहुत ज्यादा अलग है नॉर्दर्न प्लेन्स से। एंड दैट्स व्हाई देयर इज दिस ऑलवेज अटेम्प्ट ऑफ ऑफ द कंसर्न पीपल लाइक यू हु आर गोना बी इन द डिफेंस फोर्सेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हमेशा कंसर्न एफर्ट रहता है कि ज्यादा से लोगों को ये समझाया जा सके कि दीज पीपल आर इवन दो कल्चरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस but still an inherent part of India, an integral part of India। वहीं यूनिफाई कैसे करती है ब्रह्मपुत्रा? क्योंकि सिमिलर ज्योग्राफिक फीचर्स हो जाते हैं जो असम वाले रीजन के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रैक्टिसेस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, फूड हैबिट्स, एंड इवन जो हमारे सेना रूलर्स थे और जो हमारे काफ़ी जो मेडिवल एंड एंशियंट रूलर्स रहे हैं, उन्होंने असम वाले एरिया तक काफ़ी समय तक लंबे लंबे रूल्स किए हैं। एंड due to that only this cultural assimilation is possible। so brahmaputra in itself is a great unifier as well। so आप इस चीज को याद जरूर रखें कि ब्रह्मपुत्रा के कल्चरल सिग्निफिकेंस और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एनीवेज, मूविंग अहेड फ्रॉम दिस, जो आपको याद रखना है कि जो प्लेन्स हैं और जो प्लेन्स का जो निर्माण, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया के, इनका निर्माण कहीं ना कहीं रिवर एक्शन की वजह से ही हो रहा है। सो रिवर एक्शन को समझते हैं कि जो नदी है असल में किस प्रकार से यहाँ पे डिपॉजिट्स डाल रही है, एंड किस प्रकार से उन डिपॉजिट्स से अलग अलग हमारे को फीचर्स लैंडफॉर्म्स के देखने को मिलते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं आगे एंड विल डिस्कसिंग अबाउट द 4 सेपरेट रीजन्स। एंड ये 4 रीजन्स कौन कौन से हैं? पहला रीजन आपने नाम जरूर सुना होगा, भाबर। भाबर, BHABAR। दूसरा आपने सुना होगा नाम तेराई, TERAI। तीसरा आपने नाम सुना होगा बांगर, BHANGAR। एंड चौथा आपने नाम जरूर सुना होगा KHADER, खादर, KHADAR मे बी। सो इन 4 हम जो रीजन्स हैं, जो 4 अलग अलग फीचर्स हमारे को देखने को मिलते हैं रिवर एक्शन के, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले बात है भाबर। देखिए, हाई माउंटेनियस रीजन से आ रहा है ये, से हिमालयस, ग्रेट हिमालयस हो गए, ये मिडल हिमालयस एंड दीज आर शिवालिक्स। तो जैसे ही रिवर से गंगा के एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ से गंगोत्री से आई गंगा उतर के यहाँ पे हरिद्वार में जैसे ही एंटर करती है, माई पेन इज मेकिंग इट मूव, एनीवेज, सो जैसे ही यहाँ पे हरिद्वार में एंटर करती है हमारी रिवर, तो हरिद्वार भगवान का द्वार, क्योंकि हम गंगा को एक भगवान के समान पूजते हैं। एक वी प्रोवाइडेड अ डिवाइन स्टेटस, इवन दो इट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड अ स्टेटस ऑफ सिटीजन एज वेल इन 2010 और मे बी इन 2011, नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द ईयर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए इस एरिया का नाम, जब ये प्लेन्स में एंटर करती है, जब ये अपना एक्सट्रीम स्लोप छोड़ के जेंटल रूप धारण करती है, एक माँ गंगा का जो स्वरूप है वो धारण करती है, नरिशर का स्वरूप जो धारण करती है, जहाँ पे आके डिपॉजिट्स देती है, जिन डिपॉजिट्स की वजह से इतनी फर्टाइल एग्रीकल्चर जो पॉसिबल हो पाती है, तो उस क्षेत्र को हमने हरिद्वार का नाम दिया, भगवान के द्वार का नाम दिया। एंड आप ये जरूर पाएंगे कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स, काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे गंगा रीसर्फेस करती है, लेकिन रीसर्फेस कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले छुपनी भी चाहिए, तभी तो रीसर्फेस का मतलब है। तो जिस एरिया में गंगा छुप जाती है, हम गंगा का एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी छोटी नदी को, किसी भी हम दूसरी रिवर को भी समझ सकते हैं उस पार्ट से जो माउंटेनियस रीजन से नीचे आ रही है। तो जब गंगा छुपती है उसको, उस एरिया को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम यहाँ पर भाबर। और जब रीसर्फेस कर रही है तो उसको बोलते हैं तराई। तराई बोलते हैं ना, तर दिया, पानी भर दिया, तराई कर दी, तो तराई। और जहाँ पे छुप रही है उसको भाबर। अब समझें कैसे, भाबर कैसे याद करें, तराई कैसे याद करें? तराई तो अपने आप में आसान है याद करना। जहाँ पे रीसर्फेस कर गई है, जहाँ पे
हरिद्वार को और तराई को आप कंफ्यूज ना करिएगा। हरिद्वार के अंदर पहाड़ों से नीचे आती है नदी, और तराई के अंदर धरती से उठ के जो रिवर का जो कोर्स है वो जो इनविजिबल हो चुका होता है उससे निकल के वापस बाहर आती है। तो तराई इज अ मैसिव रीजन, और जो हरिद्वार है वो अपने आप में एक छोटी सिटी है जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस गंगा की प्रेजेंस की वजह से है। तो एनीवेज लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स। सबसे पहले बात करते हैं भाबर की। तो ये नदी है बड़े बड़े पहाड़ों से, छोटे पहाड़, और फिर यहाँ से ये प्लेन्स में आती है। अभी ये जब प्लेन्स में आती है तो अपने साथ ये बड़े बड़े यहाँ पे ऊपर से पत्थर तोड़ के लेके आ रही है। आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है तो आप यदि कभी हिल स्टेशन में किसी में या फिर एटलीस्ट लोअर हिल स्टेशन में भी गए हो तो जब बारिश के बाद बहुत ज़्यादा मडी पानी आता है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो ऊपर रिवर का फ्लो बढ़ जाता है। जब रिवर का फ्लो बढ़ जाता है तो उसकी इरोजन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जब इरोजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो अपने साथ जो आसपास का जो पत्थर है पहाड़ का उसको तोड़ के आसपास की जो मिट्टी है उसको इरोड करके ले आती है, एंड दैट्स वाई द वाटर सीम्स वेरी मडी। तो इस चीज को समझिए कि जब वो बड़े बड़े ऊपर बड़ा पहाड़ है तो स्लोप इज ग्रेट, एंड विद दिस ग्रेटर स्लोप इट्स इरोजनल कैपेसिटी इज वेरी मैसिव, इट्स फ्लोइंग विद इमेंस फोर्स। इसीलिए पहाड़ी रीजन्स में आप देखेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। फर्स्ट रीजन इज बिकॉज उनको एक जो नेचुरल रिजर्वोयर मिल जाता है पानी इकट्ठे करने का पहाड़ों के बीच में, दैट इज अ रीजन। बट अनदर रीजन इज कि पहाड़ों से हमें नेचुरल एक जो स्लोप है, ग्रेटर स्लोप भी है, वो भी मिल पाता है, एंड थ्रू दैट स्लोप वी कैन हार्नेस दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है पानी के अंदर, वो पत्थरों को तोड़ के लेके आ रही है। तो नीचे आते आते वो पत्थर साथ के साथ डिपॉजिट भी हो रहे हैं, ठीक है, हैवियर पत्थर हैं तो नीचे आते आते डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरती है नदी तो ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे ऐसे। ये प्लेन्स है, मैं प्लेन्स में बनाता हूँ इनको। खैर, तो यहाँ पे ये बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ पे वो पत्थर हैं जो डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। नदी थोड़ा और आगे चली, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से निकलते, हरिद्वार आते ही उसने डिपॉजिट कर दिए। और आगे चली, थोड़े से और छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो और डिपॉजिट कर दिए। और आगे चली, और छोटे छोटे जो पत्थर बचे और डिपॉजिट कर दिए। तो इट्स लाइक अबाउट से 10 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर नदी अपना जो मेजर जो बड़े पत्थर कैरी कर रही होती है और ईयर्स एंड ईयर्स। ऐसा नहीं कि आज एक पत्थर लाई और आज सारे डिपॉजिट कर दिए और उसके नीचे छुप गई, नहीं। ओवर दिस मिलेनियम, ओवर दिस लाइक मिलियंस ऑफ ईयर रेदर, जितने सालों में प्लेन्स बने हैं उतने ही सालों से नदी यहाँ पे पत्थर भी बड़े बड़े लाके छुपा क्या रही थी, नदी उनके नीचे खुद छुप रही थी। तो जब ये बड़े पत्थर आ जाते हैं तो से दे आर कवरिंग द साइज ऑफ, दे आर लाइक टू द हाइट ऑफ से 15 मीटर्स। बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं 15 मीटर तक। अब ये जब ये 15 मीटर तक कैसे इकट्ठे हुए, जब नदी उनके नीचे है तो ऊपर आके जमा कैसे करें? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी हैवी रेन्स जब होती हैं तो ज़्यादा नदी का फ्लो बढ़ जाता है, तो और ज़्यादा ला पाती है। अगर वो उतने ज़्यादा ला पा रही है तो ऊपर तक डिपॉजिट करती जाएगी। मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये 4 टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड दीज आर एक्सपेक्टेड एवरी ईयर टू कम इन एग्जाम। एनीवेज, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर और पिछले साल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला था। सो जब ये पत्थर जमा करा दिए हैं तो अब ऑब्वियसली इतने जब बड़े पत्थर 10-15 मीटर तक ये पत्थर जमा हो चुके हैं, एंड दीज आर बिग स्टोन्स। तो पानी की नेचुरल टेंडेंसी है, पानी तो जगह मिलती है उसमें घुस जाएगा। तो अगर नीचे जगह रहती है तो पानी नीचे चला जाता है, एंड पानी नीचे चला जाता है इन बड़े पत्थरों के, तो पानी दिखता नहीं है। पानी दिखता नहीं है तो नदी गायब हो जाती है। कुदरत का करिश्मा है, ठीक है, नदी गायब हो जाती है। तो नदी जब गायब हो जाती है तो हम उस रीजन को भाबर बोलते हैं। और जब ये नदी गायब हो चुकी है, अब उसके सेडिमेंट्स जो थे, उसने जो डिपोजिशनल सेडिमेंट्स थे वो छोटे आगे जाके बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। तो वो जब बिल्कुल छोटे हो जाएंगे सेडिमेंट्स तो नदी ऑब्वियसली उसके ऊपर आ जाएगी वापस। उन बड़े पत्थरों के तो नीचे नदी छुप जाती थी, बहुत जगह थी उसके पास वहां पे फ्लो करने के लिए। जब लेकिन ये सेडिमेंट्स जब छोटे हो जाते हैं तो दे फॉर्म दीज सेडिमेंट्स आर नॉट एबल टू कंटेन द रिवर लाइक बिलो इट। तो नदी जो है ऊपर आ जाती है। जब नदी ऊपर आ जाती है तो उस रीजन को हम तराई बोलते हैं। एंड ये पूरा हमारा तराई बेल्ट है जिसको आज हमने काट के एक्सट्रीमली ओवर एक्सप्लॉइट किया हुआ है, एक्सट्रीमली ओवर एक्सप्लॉइट। स्टिल कुछ रीजन्स हैं, आप तराई के रीजन्स हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का कुछ कारण तो सेटलमेंट्स का भी है। जब हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो हमने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए अलग अलग एरियाज से लोग जो आते हैं, कोई भी रिफ्यूजी, जैसे after the independence when Pakistanis, the people from Pakistan, our brethren who wanted to come to India, we allowed them a space in India, and हमने यहाँ के काफ़ी मेजर एरिया को, यहाँ के पेड़ों को काट के हमने यहाँ पे सेटलमेंट्स बसाई हैं। एंड
क्योंकि ये रीजन बहुत प्रोडक्टिव है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी, क्योंकि पहले के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता तराई के अंदर, विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट्स ईजी। जैसे आप जानेंगे कि आपने पढ़ा भी होगा अपने 7th या 8th क्लास के अंदर कि इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा बड़ा जो मॉडर्नाइजेशन हुआ वो स्वम्पी एरिया को क्लियर करके हुआ। शायद शेरलॉक होम्स की कहानियों में भी आपने जरूर सुना होगा, शेरलॉक होम्स की आपने मूवी या कहानियां देखी हो, तो स्वम्पी रीजन्स की बड़ी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, मूर्स की अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस है। अभी आप टर्म्स मत जाइएगा, ठीक है, जो डिटेक्टिव इंग्लिश डिटेक्टिव स्टोरीज हैं इनके अंदर। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द इंडियन ज्योग्राफी इटसेल्फ, द ज्योग्राफी एट हैंड। तो इन रीजन्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये दिस एंटायर बेल्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन नेशनल पार्क्स। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचुरली एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव एरिया है ये। यहाँ पे नदी जब बाहर ऊपर आती है और जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो उसने जमा कर रखे होते हैं, भले एग्रीकल्चर के लिए इतना कंड्यूसिव ना हो क्योंकि इसमें छोटे जो सेडिमेंट्स जरूर है, लेकिन इसमें बड़े सेडिमेंट्स भी मिक्स हैं, बट we humans with our modern technologies can clear these areas and can do agriculture virtually anywhere these days. Okay, so I hope कि आपको जो तेराई वाला रीजन है उसको आप समझ गए होंगे एंड हाउ इट हैज़ दिस कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस यदि आपके दिमाग में रहेगा, कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि तेराई का असली सिग्निफिकेंस क्या है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद रहती है। एनीवेज गाइस, तो इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमने जो टर्म लिखा था बांगर, जो बांगर है वो है ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं बांगर। और जैसे अब यहाँ पे नदी चल रही थी, ठीक है, ये यमुना है हमारी, ये यमुना है। अब ये यमुना है तो यमुना पहले कहीं थोड़ा बहुत इधर रही होगी, यमुना थोड़ा पहले बाढ़ के टाइम में यहाँ पे फ्लड प्लेन बना दिए होंगे यमुना ने। वेट लेट मी सेलेक्ट दिस, से ये बाढ़ आई होगी एक बार, यहाँ पे फ्लड प्लेन बना दिए। अब अगली बार जब यमुना का थोड़ा कोर्स रहा होगा तो यहाँ फ्लड प्लेन बना दिए यमुना ने, ठीक है। यमुना और उसके ट्रिब्यूटरीज चंबल वगैरह ने थोड़ा बहुत, चलो चंबल का तो अलग है, सीजनल उसका फ्लो है, परंतु बाढ़ आएगी तो वो भी बना देगी फ्लड प्लेन से। दिस इज द ओल्ड फ्लड प्लेन। ये पहले जब यमुना बहती थी तो ये फ्लड प्लेन था यमुना का। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, सो दिस ओल्ड फ्लड प्लेन इज नो लॉन्गर लाइक इज अ करंट फ्लड प्लेन। उसके दो कारण है, एक तो रिवर ने अपना कोर्स थोड़ा चेंज कर लिया है, दूसरा कॉन्स्टेंट जो फ्लड प्लेन्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस अपने आप में भी चेंज होती रहती हैं कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एंड रिवर तो एक एक डिग्री का एक एक मिनट इज ऑल्सो लाइक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्लोप और एंगल। सो एक एक मिनट के वेरिएशन से फर्क पड़ता है। तो just think about it कि how rivers are constantly changing. That's why we even call like some of now, not now, like Damodar or Son, ऐसी कोसी, दामोदर एंड कोसी, लाइक द सोर ऑफ बंगाल एंड द सोर ऑफ बिहार। तो क्यों इनको ऐसा बोलते थे? क्योंकि ये जब ये माइटी इनका जो फ्लो होता था पहाड़ों से एकदम आ रही है, यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ है, जब पहाड़ों से एकदम आई तो जैसी प्लेन्स में आती हैं इन्हों अपना जो कोर्स है उसको चेंज करने की इनकी टेंडेंसी रहती है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल फीचर्स हैं, ग्राउंड ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो ये अपना सारी जगह एक जैसी है, तो यहाँ पे फ्लो करने की वजह कल को यहाँ कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं। लोग जहाँ रह रहे होते हैं उनका पूरा कंप्लीट उन्होंने अपने वहाँ पे सेटलमेंट्स कर रखे होते हैं, तबाह हो जाती हैं, एंड दैट्स वाई दे गिव इमेंस सोरो टू पीपल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड। एनीवेज, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जो पुराना फ्लड प्लेन है, जो पुराना एलुवियम जो रीजन है, जो अब इज नो लॉन्गर अ फ्लड प्लेन, इज कॉल्ड द बांगर। एंड द करंट फ्लड प्लेन, जो आज के टाइम फ्लड प्लेन है, जो अभी भी मतलब जिसके ऊपर रिवर फ्लो कर रही है, अंडरस्टैंड दिस, जो बांगर है वो इज लाइक लार्जेस्ट एरिया, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं किसी एरिया में काफी लंबे टाइम तक जो रिवर्स है उसके फ्लड प्लेन्स रहते हैं। एंड अल्टीमेटली व्हेन दिस फ्लड प्लेन्स चेंज और रिवर अपने आप को जैसे इरोड भी कर रही होता है, नीचे वाले एरिया में अपने बेस को भी इरोड कर रही होती है कॉन्स्टेंटली। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे तो विल सी दैट कि जैसे जो वी शेप इरोजन होता है, नीचे जो रिवर के ऊपर जो हैवियर जो सेडिमेंट्स है वो नीचे फ्लो कर रहे होते हैं, और जो नीचे फ्लो कर रहे होते हैं हैवियर सेडिमेंट्स, ऑब्वियसली दे आर हैवियर सेडिमेंट्स, तो लार्जर बोल्डर्स या फिर पत्थर हैं, तो नीचे बेस को इरोड करते रहते हैं, तो रिवर का जो बेस है वो टाइम के साथ नीचे होता जाता है। जब ये रिवर का बेस नीचे होता जाता है तो उसका जो फ्लो का प्लेन है वो भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से जो ओल्ड फ्लड प्लेन है उस टेरेस लाइक शेप ग्रहण कर लेता है। लाइक से दिस इज द ओल्ड फ्लड प्लेन, दिस इज द न्यू फ्लड प्लेन, दिस इज द करंट। सो ये यहाँ पे अब करंट रिवर बह रही है, सो दिस इज द न्यू फ्लड प्लेन, ठीक है, ये सारा न्यू फ्लड प्लेन है, और दिस इज द ओल्ड फ्लड प्लेन, ठीक है, ये सारा ओल्ड फ्लड प्लेन है।
तो न्यू फ्लड प्लेन इज एज आई टोल्ड यू इज खादर, KHADAR, एंड द ओल्ड फ्लड प्लेन इज भांगर. तो ये जो था ये है BHANGAR भांगर, एंड दिस इज कॉल्ड KHADAR खादर. ठीक है. एंड बांगर जो है लार्जर, मैंने आपको बताया अभी कि दिस रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ लाइक लैंड distribution of India, whereas the Khadar is famous for intensive agriculture. इंटेंसिव एग्रीकल्चर आज के कंटेक्स्ट में नहीं समझ पाएंगे. यदि हम एग्रीकल्चरल एग्रेरियन रेवोल्यूशन हम देखें तो उससे पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम समझ पाएंगे कि कहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पा रही थी. बिहार के रीजन्स हो गए जो अभी भी फ्लड प्लेन्स हैं वो. So this is what it is for the geography of India for the current session. I hope I was able to make these concepts very clear for you guys. These concepts are extremely difficult. आप अनेक videos भी देखेंगे, animated videos भी देखेंगे, so you might not be able to understand what exactly is happening. I hope I've made it very clear for you guys. सिर्फ 4 terms के लिए we have devoted our class today, but these terms are very important. So remember the terms. Okay, भाबर, तराई, बांगर and खादर. ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से याद करें. करेक्ट एग्जैक्ट ऑर्डर याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, परंतु अपने आप याद हो जाएगा वंस यू नो द फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज टर्म्स इन्वॉल्व्ड. एनीवेज गाइज, सो विद दिस वी नाउ मूव ऑन टू द वर्ड ऑफ द डे. सो वर्ड ऑफ द डे इज philanthropist. Philanthropist is one who does good for the others without expecting anything in return. Okay, so doing good for others. यूजुअली आपने ये टर्म्स एसोसिएटेड जो है वो सुना होगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, व्हेन दे डोनेट समथिंग और दे गिव सम शेयर ऑफ देयर मनी फॉर सम for some good cause, so they are called philanthropists. रतन टाटा जैसे लोगों के लिए, फिर और बिल गेट्स के लिए आपने ज़रूर वर्ड सुना होगा philanthropist. And this term, as I discussed in the last class, and one of you guys very rightly pointed out when I was discussing about the term misanthrope, और मैंने misanthrope को याद करने के लिए बोला था miss as in miss कि miss कर दिया. Anthrop is people or men, like it's can be generally used for that in ancient times, obviously. So misanthrope is somebody who has missed meeting men in their earlier days, so now they have a natural hatred for them, so they don't like meeting people, so they don't like people in general. Misanthrope वो होता है जिसको लोग अच्छे नहीं लगते. So ये एक mnemonic था, and I hope कि मैंने क्लियर किया होगा, बट अगर नहीं क्लियर किया था तो आई एम मेकिंग इट क्लियर राइट नाउ. द वे आई टीच यू द वर्ड्स इज नॉट एग्जैक्टली द वे ऑफ लाइक द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स, बट मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरीके से याद किया जाए ताकि आपको याद रहे. वर्ड को याद रखना, उसको जब वो आ जाए तो उसको समझ पाना, उसका कॉम्प्रीहेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन कि वर्ड का मतलब को, वर्ड को रट लो और आप उसको और क्या ज्ञानी बन जाओ, वो सब जरूरी नहीं है. वर्ड को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए, और लाइफ में भी जनरल. आप कोई भी एप्टीट्यूड वगैरह का दूसरा पेपर देंगे, आप यूल रियलाइज दैट. सो फिलैंथ्रोपिस्ट के अंदर एंथ्रो यहाँ पे भी आता है. सो एंथ्रो इज फिलैंथ्रो. तो फिल से आप याद कर सकते हैं फुल. एंथ्रो इज ह्यूमन. सो फिलैंथ्रोपिस्ट इज समबडी हु ट्राइज टू फुलफिल द अदर ह्यूमन्स, जो दूसरे लोगों को फुलफिल करने की कोशिश करता है. फुलफिल का मतलब उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है. तो फिलैंथ्रोपिस्ट को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, डूइंग गुड फॉर अदर्स, हु इज ट्राइंग टू फुलफिल लाइव्स ऑफ अदर्स. सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर द क्लास टुडे. क्लास 30 मिनट्स की हो चुकी है, बट आई होप दिस वाज वर्थ इट फॉर यू गाइज. सो एनी डाउट्स, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन Instagram or you can email me. I'll provide my both the links in the description box below, and I'll see you in the next one.